गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 से पाठ 15 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है नीलकंठ। हमने इसके 2 भाग का अध्ययन कर लिया है। आज हम इसके तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे, जिसका हमारा नाम नीलकंठ है, पाठ का चैप्टर का। और हमने इसके 2 भाग जो पढ़े हैं, उसमें जो नीलकंठ की जो चेष्टाएं हैं वो लेखिका को बहुत भाती है। किस तरीके से वह वर्षा ऋतु में नाचता है, किस तरह उसका राधा साथ देती है, ये सब हमने पढ़ लिया है। स्टूडेंट, आज हमारी थोड़ी नेट प्रॉब्लम के कारण है वो कक्षा लेट हो गई है, इसलिए जितना समय अगले पीरियड का रहेगा उतना हम अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। नीलकंठ सारांश। फिर उसे जालीगर में पहुंचाया गया और उसका नाम रखा गया कुब्जा। नाम के अनुसार ही वह स्वभाव से भी कुब्जा ही प्रमाणित हुई। कुब्जा किसका नाम था? आपने देखा था रामायण में एक ऐसे चरित्र का नाम था जिसकी वजह से सारा जो राम को तो मिला था 14 वर्ष का वनवास, और भरत को मिला था राजगद्दी। क्योंकि जिस दिन राम का दूसरे दिन जिस दिन राम का राज्याभिषेक होने वाला था, उससे एक दिन पहले ही कुब्जा ने जो कैकई को है उनको लगा सिखाकर उनको उनके चित्त को दूसरी तरफ आकर्षित करके उनके जो जो दशरथ द्वारा जो वचन दिए गए थे उनको मानने के लिए बाध्य कर दिया था। और श्री रामचंद्र जी जिनका कि सुबह राज तिलक होने वाला था, उनकी जगह उन्हें सुबह वनवास जाना पड़ा और भरत को राजगद्दी दी गई। आपको पता होगा। तो उसी जैसा चरित्र है कुब्जा का, वैसा ही जो लेखिका है जो मोरनी खरीद के लाई, उसका नाम भी उन्होंने कुब्जा रखा और वह स्वभाव से भी कुब्जा ही प्रमाणित हुई। अब तक नीलकंठ और राधा साथ रहते थे। अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती थी। अब नीलकंठ और राधा साथ साथ रहते थे, पर जब भी कुब्जा उन्हें साथ देखती तो उन्हें मारने दौड़ने लगती। चोंच से मार मार कर उसने राधा की कलंगी नोच डाली। जब नीलकंठ के साथ राधा रहती थी तो ये उसको सुहाता नहीं था कुब्जा को, और वह चोंच मार मार कर उसने राधा की जो कलंगी थी उसको नोच डाला था। यानी कुब्जा को ये बिल्कुल भी नहीं सुहाता था कि जो राधा है वो नीलकंठ के साथ रहे। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था और वह उसके साथ रहना चाहती थी। न किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी, न वह किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। इसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए, जिनको वह पंखों में छिपाए बैठी रहती थी। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा को ढकेल दिया और फिर अंडे फोड़कर ठूंठ जैसे पैरों से सब ओर चितरा दिए। न जाने। गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा। आवाज सुनाई दे रही है ना बेटा मेरी? शाहिद, प्राची, आवाज सुनाई दे रही मैम है आप ना मेरी? थोड़ी मैम आपकी थोड़ी धीरे धीरे आ रही है। वैसे आ तो रही है नो ना? मैम सही है। हाँ, ये बेटा नेट प्रॉब्लम हो रही है आज इधर में, इसी कारण क्लास भी शुरू नहीं हो पाई थी। तो आप थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, अगर आवाज कम सुनाई दे रही है ना तो। इसी बीच क्या हुआ, कठिनाई क्या थी कि जो नीलकंठ था वह कुब्जा से दूर भागता था, लेकिन जो कुब्जा थी वो नीलकंठ के साथ रहना चाहती थी। ना उस कुब्जा की किसी जीव जंतु से मित्रता थी, न वह किसी को नीलकंठ के समीप देना चाहती थी। यानी नीलकंठ के पास कोई और जो जीव जंतु है पास आ जाए, यह भी उसको नहीं सुहाता था। इसी बीच क्या हुआ कि राधा ने 2 अंडे दिए, तो वह अंडों को अपने पंखों में छिपाए बैठी रहती थी। पर जैसे ही कुब्जा को ये पता चला कि राधा ने 2 अंडे दिए हैं और वह पंखों के नीचे अपने उसकी अंडों की सुरक्षा कर रही है, तो यह उसको नाम के अनुरूप उसको यह बिल्कुल भी नहीं सुहाया। और उसे जब पता चला
तो उसने जो राधा के जो अंडे थे उनको चोंच मार मार कर नीचे ढकेल दिया और अपने पंजों से चारों ओर छितरा दिया। इसे कलह कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया कि इस कलह कोलाहल से, यानी कुब्जा है वो इस तरीके से व्यवहार करती थी सभी जीव जंतुओं के साथ और राधा के साथ, उसको यह बिल्कुल भी नहीं, नीलकंठ को बिल्कुल भी नहीं सुहाता था। तो इस कारण वह जो नीलकंठ था, जो मोर था नीलकंठ, वह बहुत दुखी हो गया और उसकी जो प्रसन्नता थी उसका अंत हो गया। हम इसको अंडरलाइन करेंगे कि नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत कैसे हो गया, इस कलह कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। हम इसको अंडरलाइन कर लेंगे। आगे पढ़ते हैं। कई बार वह जाली के घर से निकल भागा। एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा। वहां से बहुत पुचकार कर मैंने उतारा। एक बार मेरी खिड़की के शेड पर छिपा रहा। कई बार वह जो नीलकंठ था वह इस प्रकार का जो वातावरण हो गया था उसे बहुत दुखी हो गया था और कई बार वह जाली के जो घर था उसे निकल भागा था। और एक दिन तो क्या हुआ कि कई दिनों तक वह भूखा प्यासा जो आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा। यानी जब कुब्जा इस प्रकार से व्यवहार करती थी, उसे राधा के साथ नहीं रहने देती थी, नीलकंठ को और अन्य पशु पक्षियों जो जीव जंतु के पास नहीं रहने देती थी, तो नीलकंठ था बहुत दुखी हो गया। इस कारण वह कई दिनों तक नीचे भी नहीं आया और पेड़ की शाखाओं में छुपा बैठा रहा, एकदम भूखा प्यासा। फिर जो महादेवी वर्मा थी उन्होंने उसको बहुत प्यार से पुचकारा और एक बार मेरी खिड़की के शेड पर छिपा रहा। फिर वह उतर तो गया उसके पुकारने पर, महादेवी वर्मा के पुकारने पर, लेकिन वह जो उनकी खिड़की थी उसके शेड में छिप गया। मेरे दाना देने जाने पर वह सदा की भांति पंखों को मंडलाकर बनाकर खड़ा हो जाता था, पर उसकी चाल में थकावट और आंखों में एक शून्यता रहती थी। लेखिका कह रही है कि जब मैं सदा की भांति यानी जैसे हमेशा उसको देती थी चने, तो उसको मैं उसके लिए दाना देने या चना देने के लिए जब भी जाती तो जैसे वह खड़ा होता था पहले, वैसे ही वह सदा की भांति अपने पंखों को मंडलाकर बनाकर खड़ा तो हो जाता था, लेकिन उसकी चाल में थकावट रहती थी और आंखों में एक शून्य रहती थी। यानी चाल में थकावट कैसे होगी, क्योंकि वह अकेला रहने के कारण न तो कुछ खाता पीता था, उदास रहता था और संगी साथियों के साथ नहीं रहने के कारण उसकी प्रसन्नता का अंत हो गया था। इसके लिए उसकी चाल में एक थकावट सी हो गई थी और आंखों में एक शून्यता सी रहती थी। अपनी अनुभवहीनता के कारण ही मैं आशा करती रही कि थोड़े दिन बाद सबसे मेल हो जाएगा। कि अपनी अनुभवहीनता के कारण, यानी लेखिका कह रही है कि मुझे ये अनुभव नहीं था कि इस तरीके से जो जीव जंतु होते हैं वो कोई कोई का ऐसा स्वभाव होता है कि वो सभी से घुल मिल नहीं पाते। इसी अनुभवहीनता के कारण लेखिका ऐसे सोचती रही कि थोड़े दिन बाद में जो कुब्जा नाम की जो मोरनी लाई थी लेखिका, उसका सबसे मेल हो जाएगा, लेकिन यह नहीं हो सका। अंत में 3-4 मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूंछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चों को पंखों में छिपाकर बैठा था। मेरे पुकारने पर भी उसके न उठने पर संदेह हुआ। एक दिन क्या हुआ, के समझ में ध्यान से, अरे बेटा अपना माइक बंद कर लीजिए, माइक बंद कर लीजिए, इससे क्लास डिस्टर्ब होती है। रिया बेटा अपना माइक बंद कर लो। अंत में 3-4 मास के उपरांत, यानी 3-4 जब महीने हो गए, तो एक दिन मैंने सवेरे जाकर देखा, लेखिका कह रही है मैंने सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ है वो पूंछ पंख फैलाए, अपने पूंछ को फैला रखा है, पंख को फैला रखा है और धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चों को पंखों पे छिपाकर बैठता है। तो एक दिन जब मैंने उसे पुकारा तो वह नहीं उठा। तो इस बात से लेखिका को संदेह हुआ
कि आज जब मैं उसको नीलकंठ को पुकार रही हूँ तब ये खड़ा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमेशा क्या करता था, नीलकंठ है जैसे ही लेखिका उसको पुकारती वह खड़ा हो जाता। वास्तव में नीलकंठ मर गया था, क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका। न उसे कोई बीमारी हुई, न उसके रंग बिरंगे फूलों के सबक जैसे शरीर पर किसी चोट का चिन्ह मिला। मैं अपनी शॉल में लिपेटकर उसे संगम ले गई। वास्तव में क्या हुआ था कि नीलकंठ था वो मर गया था, यानी नीलकंठ की मृत्यु हो गई थी। क्यों का उत्तर आप अब तक नहीं मिल सका कि कैसे हो गई नीलकंठ की मृत्यु, कि ये मैं अब बता नहीं सकती कि ये क्या कारण था। ना तो उसे कोई नीलकंठ को कोई बीमारी हुई थी, और ना ही वो ऐसे था कि इसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन उसके रंग बिरंगी फूलों के स्तबक जैसे शरीर पर किसी चोट का चिन्ह मिला। और न ही उसका जो रंग बिरंगा शरीर था उसके पर ऐसा नहीं था कि कोई चोट के निशान हो। यानी नीलकंठ है ना तो किसी बीमारी से मरा, ना उसके शरीर पर कोई चोट के निशान थे। वह किस कारण मर गया यह लेखिका को आज तक पता नहीं चला। मैं अपने शॉल में लपेटकर उसे संगम ले गई। लेखिका कह रही है कि मैंने उसको नीलकंठ को अपनी शॉल में लपेटा और उसे संगम ले गई, जहाँ पर तीन नदियों का संगम होता है। जब गंगा के बीच धारा में उसे प्रवाहित किया गया तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से बिंबित प्रतिबिंब होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित उठा। जब गंगा के बीच में, यानी लेखिका है, उसे गंगा में प्रवाहित करने के लिए ले गई तो उसके पंखों की जो चंद्रिकाएं थी, जो आप लोग देखे हो कि जो मोर होते हैं उसके पंखों में से चंद्रिकाएं सी बनी होती है, तो वो चंद्रिकाएं थी वो बिंबित प्रतिबिंब होकर गंगा का जो चौड़ा पाट है वो एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा था। नीलकंठ के न रहने पर राधा तो निश्चय सी कई दिन कोने में बैठी रही। वह कई बार भागकर लौट आया था, अतः वह प्रतीक्षा के भाव से द्वार पर दृष्टि लगाए रहती थी। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की। खोज के क्रम में वह प्राय जाली का दरवाजा खुलते ही बाहर निकल आती थी और आम, अशोक, कंचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। एक दिन आम से उतरी ही थी कि कजली, अलेशियन कुत्ती जिसका नाम है, सामने पड़ गई। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोंच से प्रहार किया। परिणामतः कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए। इस बार उसका जो कलह, कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा जीवन है वो बचाया न जा सका। परंतु इन 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। राधा अब भी प्रतीक्षा में दुकेली है। आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न हो जाता है तब वह कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक की डाल पर अपनी केका को तीव्र करके नीलकंठ को बुलाती रहती है। लेखिका महादेवी वर्मा हमें यह बता रही हैं कि जब नीलकंठ को जो लेखिका थी उन्होंने नीलकंठ को जब गंगा की धारा में उसे प्रवाहित कराती है तब राधा को तो यह तो नहीं पता था कि नीलकंठ को क्या हो गया, लेकिन वह उसके इंतजार में एकदम जैसे उसके प्राण नहीं हो इस तरीके से वह एक कोने में बैठी रहती थी। कई बार क्या हो जाता था, नीलकंठ भाग जाता था, यानी नीलकंठ है जाली घर से वहाँ से भाग जाता था, लेकिन 2-3 दिन जब होते तो वह दोबारा वहाँ पर आ जाता था। तो राधा उसी प्रतीक्षा में थी कि हो सकता है नीलकंठ है वो चला गया हो और अब वह 2-3 दिन में आ जाएगा, लेकिन वह नहीं आया। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ, यानी शोरगुल के साथ में उसकी जो उसको ढूंढना शुरू कर दिया नीलकंठ को कि वो कहाँ पर है। तो इसकी खोज के क्रम में वो क्या करती, कभी वह जाली घर के पास पहुंचती और खुद जब जाली घर में बंद रहती तो जैसे ही जाली घर का दरवाज़ा खुलता वह बाहर निकल आती और आम के, अशोक के, कंचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। एक दिन वह आम से उतरी ही थी कि कजली कौन थी? कजली एक अलेशियन कुत्ती थी जो महादेवी वर्मा के यहाँ रहती थी। तो वह उसके सामने
पड़ गई। किसके सामने? कुब्जा के सामने पड़ गई। तो स्वभाव से कुब्जा एकदम क्रूर थी, तो उसने क्या किया? अपने स्वभाव के अनुसार उस कजली से चोंचे के प्रहार किए। तो चोंच से इतने प्रहार करने पर जो कजली के 2 दांत थे उसकी गर्दन पर लग गए। पर इस बार उसका चोंच से प्रहार किया, तब कजली ने क्या किया कि प्रत्युत्तर में उस पर भी हमला किया और उसके जो दांत थे उसकी गर्दन पर लग गए। इस बार उसका जो कलह कोलाहल और देश प्रेम भरा जीवन है वो बचाया नहीं जा सका, क्योंकि जो अलेशियन कुत्ती थी कजली, उसके दांत है वो कुब्जा के गर्दन पर चुभ गए थे, इस कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। परंतु इन 3 पक्षियों ने, लेखिका कह रही है, परंतु इन 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रेमी की प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया वह मेरे लिए एक विशेष महत्व रखता है। राधा अब भी दुकेली है, यानी राधा अब भी केली है और वह नीलकंठ का इंतजार कर रही है। आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न हो जाता है, तब वह किसी ऊंचे झूले पर, कभी अशोक की डाल पर अपनी केका की तीव्रतर करके नीलकंठ को बुलाती रहती है। यानी जब कभी आकाश मेघाच्छन्न हो जाता है, यानी आकाश में बादल घिर आते हैं, और जो नीलकंठ और राधा की जो प्रिय ऋतु थी, जब वह आषाढ़ का महीना आ जाता है और बादल घिर आते हैं, तो ऐसा लगता है कि जो राधा है वह नीलकंठ को बुला रही है कि आप यहाँ पर आ जाओ। तो स्टूडेंट, हमारा जो यह चैप्टर है नीलकंठ, इसका हमने अध्ययन कर लिया है। अब हम इसके थोड़े से जो प्रश्नोत्तर है वो देख लेते हैं। पहला प्रश्न है अपना, मोर मोरनी के नाम है वो किस आधार पर रखे गए? तो नीलाभ ग्रीवा के कारण, हमने चैप्टर में पढ़ा था, नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ, और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। फिर दूसरा प्रश्न है, जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ? तो हमने ये भी पढ़ाया, मैंने आपको अंडरलाइन भी करवाया था कि जाले के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का वैसा ही स्वागत हुआ जैसा कि नववधू के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और चारों ओर घुमर घू करके गुटरगू करके रागनी अलापने लगे। बड़े खरगोश थे, वो एक सभ्य सभासदों के समान क्रम में बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। ऊन की गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद कर उनका परीक्षण करने लगे। उस दिन चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया। फिर तीसरा अपना है, नीलकंठ, लेखिका को नीलकंठ की कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी? तो नीलकंठ को हम इसको बिंदुओं के अनुसार लिख सकते हैं कि लेखिका को नीलकंठ की निम्नलिखित चेष्टाएं बहुत भाती थी। नंबर 1, लेखिका को नीलकंठ का वर्षा के समान नाचना पसंद आता था। लेखिका को नीलकंठ का, जब वह वर्षा के समय नाचता था उस समय उसका नाचना उसको पसंद आता था। मेघों की सांवली छाया में नीलकंठ आपके का बाद इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकर जब वह नाचता था तो लेखिका को बहुत पसंद आता था। चिड़ियाघर में नीलकंठ जब दूसरे पक्षियों की मदद करता तो लेखिका को बहुत पसंद आता था। और जब भुने हुए जो चने थे वो कोमलता के साथ होले से उठाकर जब नीलकंठ खाता था तो ये लेखिका को बहुत अच्छा लगता था। वर्षा के थम जाने पर नीलकंठ का अपने पंखों को फैलाकर सुखाना आदि जो चेष्टाएं थी वो लेखिका को बहुत भाती थी। यानी लेखिका है उसको नीलकंठ की ये चेष्टाएं बहुत ही पसंद आती थी। अगला प्रश्न है अपना, इस आनंदोत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा? वाक्य किस घटना की ओर संकेत करता है? इस आनंदोत्सव की रागनी में बेमेल स्वर बज उठा, वाक्य इस घटना की ओर संकेत करता है कि जब जालीघर में कुब्जा ने प्रवेश किया और वह सबके साथ नहीं रह सकी। क्यों नहीं रह सकी? क्योंकि कुब्जा का स्वभाव था, वह एकदम क्रूर था, वह किसी के साथ मिलकर नहीं रह सकती थी। इसलिए इस आनंदोत्सव की रागनी में बेमेल स्वर
बज उठा। फिर है वर्षा ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद हो जाना असहनीय क्यों हो जाता था? बसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना इसलिए असहनीय हो जाता था क्योंकि बादलों को देखकर नीलकंठ का नाचने का मन करता था और इसलिए वह जो है जाली घर के में बंद रहना उसे असहनीय हो जाता था। क्योंकि बादल होते हैं वह जो पक्षी होते हैं उनको आकर्षित करते हैं और जीव जंतु उनको आकर्षित करते हैं। तो जो जब बादल आषाढ़ के महीने में जब चारों तरफ बादल आच्छादित होते थे तो बादलों को देखकर नीलकंठ का मन है वो नाचने का करता था। तो स्टूडेंट, आज हम अपनी जो चैप्टर है इसके प्रश्नोत्तर का इतना ही हल करते हैं। कल कुछ प्रश्नोत्तरों का कल हल कर लेंगे। मेरी अगली क्लास का टाइम हो गया है, इसलिए मैं अपनी कक्षा है वो यहाँ पर समाप्त कर रही हूँ। किसी बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया है तो पूछ सकते हैं। पूछना है क्या बेटा किसी को कुछ? नो मैम। हाँ, आप इसको दोबारा से रीड करेंगे, दोबारा से पढ़ेंगे बेटा इसको, ठीक है ना? तभी समझ में आएगा। कोई भी चैप्टर जब आपको पढ़ा दिया जाए तो उसको आप दोबारा रीड किया करो, ठीक है ना? ओके बेटा। यस मैम। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।